नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने सही मायनों में पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी है उस वक्त की जब यूरोप की व्यापारी कंपनियां भारत पहुंची। सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे चंद ट्रेडिंग कंपनियां एक पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य बदल सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापार की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है सत्ता की, लालच की और एक ऐसी खतरनाक रणनीति की जिसने भारत का नक्शा ही दोबारा बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 15वीं और 16वीं सदी में। जरा सोचिए उस वक्त भारत कैसा था। मसालों की खुशबू, बेहतरीन कपड़े और ऐसी दौलत जिसकी कोई गिनती नहीं। सच कहे तो भारत उस वक्त दुनिया के व्यापार का सेंटर था। और बस इसी खजाने के लालच ने यूरोप की ताकतों को हजारों मील दूर समंदर के रास्ते यहाँ खींच लिया। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए वास्को ड गामा के साथ। लेकिन वो अकेले नहीं थे। जल्द ही इस रेस में और भी खिलाड़ी शामिल हो गए। अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। अब समझिए कि भारत के इस प्रॉफिटेबल ट्रेड पर कब्जा करने की एक होड़ सी मच गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे पावरफुल प्लेयर्स एक ही जगह पर हों तो टकराव तो होगा ही, और हुआ भी यही। जो सिर्फ व्यापार के लिए एक दौड़ थी, वो बहुत जल्द जमीन पर और सियासत पर कब्जे की एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई। बस यहीं पर पूरा गेम पलट गया। अब बात सिर्फ प्रॉफिट कमाने की नहीं रही थी। नहीं, अब मकसद था कंप्लीट कंट्रोल। हर कंपनी चाहती थी कि वो अपने राइवल्स को रास्ते से हटा दे और भारत के सारे रिसोर्सेज पर अकेले राज करे। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कंपटीशन में आखिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सबसे आगे निकल गई? उसने अपने सभी दुश्मनों को कैसे हराया? आखिर क्या था उनकी कामयाबी का राज? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक बहुत ही चालाक और कह सकते हैं कि एक क्रूर स्ट्रैटेजी। अंग्रेजों ने भारतीय राजा महाराजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाने में मास्टरी कर ली थी। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काते, उसे फौजी मदद का लालच देते और फिर धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाते चले जाते थे। उनकी जीत के पीछे आप कह सकते हैं 4 बड़े कारण थे। सबसे पहला, उनकी नेवी, रॉयल नेवी, जिसका समंदर पर कोई मुकाबला नहीं था। दूसरा, उनका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत था। तीसरा, उनकी मिलिट्री और डिप्लोमैटिक टैक्टिक्स बाकियों से कहीं ज्यादा एडवांस थीं। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा फैक्टर था, उन्होंने कर्नाटका वॉर्स में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और इसके बाद उनका रास्ता साफ हो गया। और इस जीत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था भारत पर लगभग 200 सालों का ब्रिटिश राज। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक पूरे देश की मालिक बन बैठी। लेकिन इस राज का भारत पर असर क्या हुआ? देखिए, ये कोई सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है। इसका असर बहुत गहरा था और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा। अगर इकोनॉमी की बात करें तो शुरू में तो ऐसा लगा कि भारतीय कारीगरों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये फायदा ज्यादा दिन नहीं टिका। असलियत ये थी कि अंग्रेज भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन भेज रहे थे और साथ ही अपनी फैक्ट्रियों में बना सस्ता माल भारत के बाजारों में भर दिया। नतीजा, भारत के जो ट्रेडिशनल उद्योग थे वो पूरी तरह तबाह हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखें तो हाँ, ये सच है कि अंग्रेज रेलवे लाए, टेलीग्राफ लाए, जिसने देश को एक तरह से जोड़ा। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये सब भारत के लोगों की भलाई के लिए नहीं किया गया था। इस पूरे नेटवर्क का असली मकसद था अपनी फौजों को जल्दी से कहीं भी पहुंचाना, देश पर अपनी पकड़ मजबूत करना और भारत के कीमती रिसोर्सेज को और भी तेजी से लूटकर बाहर भेजना। और यही चीज हमें सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट में भी दिखती है। एक तरफ तो लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसे नए आइडियाज भारत आए, जिनसे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स को प्रेरणा मिली। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उनकी जबरदस्ती की खेती की पॉलिसीज की वजह से देश में भयानक अकाल पड़ी, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं। ये एक बहुत बहुत बड़ी कीमत थी जो चुकानी पड़ी। तो फिर आखिर में हम इस पूरे दौर को क्या कहें? क्या ये सिर्फ लूट और शोषण की कहानी थी, या फिर इसने भारत को मॉडर्न बनाने में भी कोई रोल निभाया? शायद ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि इसी गुलामी के दर्द ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बीज भी बो दिए।
मतलब जिस दौर ने हमें गुलामी दी, उसी दौर ने हमें आज़ादी के लिए लड़ने की वजह भी दी। दर्द भी यहीं से मिला और प्रेरणा भी। और अंत में बस यही एक गहरा सवाल बचता है कि कोई भी देश अपने इतिहास के उस हिस्से को कैसे देखें जो एक तरफ उसके दमन की कहानी कहता हो और दूसरी तरफ उसी ने उसकी मॉडर्न पहचान की नींव भी रखी हो। यही तो इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है ना? जहां हीरो और विलन की लाइनें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं और विरासत हमेशा मिली-जुली ही होती है।